आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश पटेल सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ट्रेंड में है, छत्तीसगढ़ में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होने वाला है। उसी संदर्भ में यह वीडियो जो है बनाया जा रहा है। आप याद रखें, इस बेरोजगारी भत्ता का जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इसके एलिजिबिलिटी, क्या पात्रता की शर्तें हैं, कौन अपात्र होगा, कैसा फॉर्म होगा, कहां से आप फिलअप कर सकते हैं, इन सारी चीजों से संबंधित तो है ही कि आप इसके लिए कैसे में आपका पात्र है, कैसे में आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी जानकारी आपको तो प्राप्त होगी ही। साथ ही साथ यह जो है सीजीपीएससी प्री, सीजी व्यापम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर 7 के लिए है। फ्रेंड्स, हम सभी के सामने जो है अभी कौन सा वैकेंसी आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इस चीज के लिए हम सभी परेशान हैं। लेकिन आप बताइए, आपके परेशान होने से कुछ होगा क्या? नहीं ना। हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आरक्षण का निराकरण हो। ओके, और जिस उलझन में आप हैं, उसी उलझन में पूरा राज्य है। आगे चुनाव होने वाला है, इसलिए आला कमान भी इस चीज को लेकर चिंतित है कि आखिर आरक्षण का क्या होगा। लेकिन आप एक बात याद रखें कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा हमारी सरकार पर, आपको भरोसा रखना पड़ेगा आपके उम्मीदों पर। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आता है। एक गांव में ऐसे ही अकाल पड़ा हुआ था। सभी लोग जो है पानी ना गिरने से बहुत परेशान थे। ओके, तो एक जगह इन लोग जो है गांव में इकट्ठा थे और सभी ने ये डिसाइड किया कि जो गांव के बाहर ग्राम देवता होता है, उस ग्राम देवता के पास जाकर हम भगवान से पानी गिराने की मांग करेंगे और निश्चित तौर पर जो है कल बरसात होगी। इसी उम्मीद के साथ सभी अपने घर चले गए। सुबह जहां पर ग्राम देवता थे, सभी लोग वहां पर पहुंचे। उसमें एक बालक था जो भी गया था, लेकिन सभी लोग ऐसे ही भगवान से जो है पानी मांगने के लिए गए थे कि बरसात कीजिए, हमारा जो है हाल बेहाल है। वो जो बालक था, जो केवल 7 वर्ष का था, अपने साथ एक छाता लेके गया था कि यदि कहीं पानी गिरा तो मैं भीग ना जाऊं करके। यही है भरोसा और विश्वास। आपके पास ऑप्शन तो नहीं है ना, आपके बस का तो नहीं है कि कल के डेट में जो आपका आरक्षण आप सुलझा दोगे, है ना। समस्या थोड़ी बड़ी है, चिंता होने वाली है, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे ही आरक्षण का मुद्दा क्लियर होगा, यह सरकार कुछ ना कुछ ऑप्शन निकालेंगे, आप अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए बात करते हैं हम बेरोजगारी भत्ता को लेकर। मैं आपको इसके संदर्भ में सारी जानकारी बताऊंगा कि इस योजना का नाम क्या है, कब शुरुआत हो रहा है, कौन पात्र होंगे, कौन अपात्र होगा, इन पर जो है अपन चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह एक मार्गदर्शिका है बेरोजगारी भत्ता योजना का, जो सरकार द्वारा तैयार किया गया है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यहां पर जो है जिस विभाग से स्टार्ट होना है, उस विभाग का नाम दिया गया है कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, जो कि माननीय श्री हमारे शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी के पास सुरक्षित है। ये हमारे माननीय मंत्री हैं, खरसिया विधायक है। कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग इनके पास है। इन्हीं के साइन से जो है आगे आपको प्रोसेस होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के संदर्भ में आप याद रखिएगा कि जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अधीन जो आपका संचालनालय है रोजगार एवं प्रशिक्षण का, के तहत ये प्रक्रिया जो है आगे बढ़ेगी। इस योजना का नाम दिया गया है बेरोजगारी भत्ता योजना। ठीक है, इस योजना का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? बेरोजगारी भत्ता योजना होगा। और यदि इसके योजना के विस्तार क्षेत्र देखेंगे तो इसका योजना का विस्तार क्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ यानी कि ऊपर
बलरामपुर से लेकर नीचे सुकमा के कोंटा तक इसके जो क्षेत्र होंगे ये होंगे पूरा। ठीक, याद रखिएगा यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होने जा रहा है, यानी कि योजना की तिथि आप याद रखेंगे 1 अप्रैल 2023 से इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। आगे जो है हमें समझना है कि इसमें कुछ कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। सबसे पहली परिभाषा है पारिवारिक आय। आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय को इसमें आपका पारिवारिक आय कहा जाएगा, यानी आपके घर में यदि 5 लोग हैं तो उन 5 की समस्त आय को यहां पर किस नाम से संदर्भित किया गया है, तो पारिवारिक आय के नाम से संबंधित किया गया है। परिवार से तात्पर्य पति पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता पिता से है। तीसरा है आय प्रमाण पत्र। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो बेरोजगारी भत्ता के आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो वही इसमें मान्य होगा। नेक्स्ट, निवास प्रमाण पत्र। जो सक्षम राजस्व अधिकारी है उसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए इसके लिए आपके पास। नेक्स्ट, कौशल प्रशिक्षण से आशय। इस योजना में कौशल प्रशिक्षण से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित कौशल विकास योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण से है। ओके, आगे अब देखने जाना है पात्रता की शर्तें जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, सबसे पहले देखिए इस पात्रता की शर्तें में कि कौन कौन सी पात्रता की शर्तें हैं। पात्रता की पहली शर्त, आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, यानी कि पहले बता चुका हूं मैं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि आपको आवेदन करना है, ओके, 1 अप्रैल को जो भी आवेदन करने वाला है उसका उम्र 18 वर्ष कम से कम और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से, यानी कि जो आपके छत्तीसगढ़ या जो हमारे भारत में जो भी परीक्षा का बोर्ड चलता है उस बोर्ड परीक्षा में आपको 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किसी जिला, जिस रोजगार जिला से आप बिलोंग करते हैं, किसी जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत होना भी क्या है, जरूरी है। आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को, यानी कि जिस वर्ष, यानी कि अभी बात हो रहा है, हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना हो। कहने का मतलब है यदि आप 12वीं पास है या उससे अधिक योग्यता रखते हैं तो उस योग्यता से आपका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत नहीं हो, यानी कि आप किसी भी प्रकार से ना तो बिजनेस करते हो ना ही किसी प्रकार से आपका कोई प्राइवेट जॉब हो, और सरकारी है तो आप तो भूल ही जाएं इसको, है ना, क्लियर। आवेदक के परिवार को मैं पहले परिभाषित कर चुका हूं, समस्त लोगों का आय। आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय कितना होना चाहिए, 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 2.5 लाख तक यदि आपका आय है, आपके परिवार का आय है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। पात्रता की शर्तें के पश्चात अब हम उन शर्तों को देखते हैं जिस कंडीशन में आप अपात्र हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यदि किसी परिवार से 1 से अधिक सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि सबको दिया जाएगा, उस परिवार के केवल 1 सदस्य को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 1 को केवल। और उन मान लीजिए 2-3 लोग जो है एक परिवार से एलिजिबल है, ओके, तो उसमें से जो बड़ा होगा वही इस बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होगा, 1। यदि दोनों की उम्र सेम है तो जो पहले रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने वाले सदस्य होंगे उसी को पात्र किया जाएगा।
उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक है। ओके, 3 शर्तें। फर्स्ट, यदि किसी परिवार में 2 से ज्यादा लोग हैं तो केवल एक पात्र होगा। दोनों की उम्र बराबर हो तो रोजगार पंजीयन की तिथि को देखा जाएगा। यदि उम्र बराबर है, रोजगार पंजीयन की तिथि बराबर है, तो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसी को जो है रोजगार भत्ता के लिए क्या दिया जाएगा, आपका बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी श्रेणी के नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यानी कि जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं उस परिवार में कोई भी यदि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है या ग्रुप बी में है तो वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई भी श्रेणी में है तो वो अपात्र माना जाएगा इसके शर्तों के अनुसार। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आप में स्किल है और सरकार को किसी सोर्स में मान लीजिए बरीद रखे होंगे, खुफिया एजेंसी होगा मालूम सरकार का, तो यदि मान लीजिए पता चल गया कि कहीं से आपको मान लीजिए सहस्त्र अकादमी से ऑफर आया है कि आप यहां पर आके रोजगार कर लीजिए और मान लीजिए सरकार को मालूम चल गया तो आप उसके लिए क्या होंगे, अपात्र होंगे। इस बात को आप याद रखिए, क्लियर है। यदि ऑफर आता है तो चुपचाप उस ऑफर को अपने घर में दबा दो यदि आपको बेरोजगारी भत्ता चाहिए तो, ठीक है। अपात्रता की अगली कड़ी में पहुंचते हैं। पूर्व और वर्तमान यानी कि अभी या उसके पहले कोई मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, संसद या राज्य विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्य हो, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या होंगे, अपात्र होंगे। इस बात को आप याद रखना। लेकिन इसमें एक चीज मेंशन नहीं किया है, केवल क्या बोला है कि वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य। यानी कि यदि आप किसी नगर निगम के पार्षद हैं या किसी जिला पंचायत के सदस्य हैं तो उस परिवार से बिलोंग करते हैं तो इस नियम के अनुसार आप पात्र होंगे। अगला, ऐसे पेंशन भोगी जो 10,000 रुपए, कम से कम 10,000 ना, या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं तो उसके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या होंगे, अपात्र होंगे। यदि 10,000 से कम है तो आप पात्र होंगे, अधिक है तो पात्र नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऐसे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए क्या होंगे, अपात्र होंगे। यानी कि आपका आय यदि अधिक है 2.5 लाख से, वही कंडीशन है। अन्य पेशेवर जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या होंगे, अपात्र होंगे। तो ये पात्रता और अपात्रता की शर्तें हैं। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से दे देंगे। मैं जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो की। आप जो है इसको क्या करना, एक बार देख लेना पूरी तरह से और पढ़ लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए मान लीजिए अब आप इस बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो आपको आवेदन कैसे करना है इसको मैं बताने जा रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रति वर्ष संचालक जो रोजगार एवं प्रशिक्षण का संचालक होगा द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही साथ इसका व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार भी होगा। यानी कि यह बेरोजगारी भत्ता योजना अभी आगे कंटिन्यू चलेगा। प्रति वर्ष इसके लिए आपका विज्ञापन जारी होगा, यानी कि आप तक यह पहुंच जाएगा किसी भी हालत में। छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों
को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल www.बेरोजगारीभत्ता.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि ऑफलाइन आप आवेदन नहीं कर सकते। ठीक, बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नंबर, यानी कि आपके पास ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जो चल रहा है। ठीक, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओके, वो तभी जाकर सत्यापन होगा, आप ही कर रहे हैं। ओटीपी से सत्यापन पश्चात आवेदक को पोर्टल में लॉगिन हेतु पासवर्ड बनाना होगा, यानी कि इसमें जाएंगे, सबसे पहले आपको देखा जाएगा आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में ओटीपी गया है, ओटीपी के बाद सत्यापन हुआ है, उसके पश्चात आप लॉगिन करो, आपको पासवर्ड खुद बनाना होगा। पंजीकृत मोबाइल नंबर जो आप मोबाइल नंबर डाले हैं और पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिए लॉगिन करना होगा। ओके है। बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन आवेदन में आवेदक को अपने सभी जानकारी, नाम, पिता, पति, आधार नंबर, जीवित रोजगार पंजीयन नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा, यानी कि फॉर्म भरने से पहले आप अपने पास ये सब रख ले। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंक सूची, 12वीं की सूची, पात्रता के लिए कम से कम पासपोर्ट साइज का नवीनतम कलर फोटो, ठीक, जिसका बैकग्राउंड सिंपल होगा, आधार कार्ड, ठीक, ये भी जरूरी है। उसके पश्चात यदि आधार कार्ड नहीं तो राशन कार्ड भी आपका चल जाएगा। जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में निवास के पता के रूप में जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाएं भी ध्यान दें, तो विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा। मान लीजिए आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं और आपका विवाह मान लीजिए कहां पर हो गया, कोंदे डबरी में हो गया, तो आपका पति जो कोंदे डबरी का रहने वाला है, उस क्षेत्र का जनपद पंचायत जो भी फलाना ठिकाना आता होगा, उससे आपको जानकारी उनके पास होना चाहिए। पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा, यानी कि आपको प्रिंट आउट कराना है, पैसा बचाना नहीं है, ठीक, उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि, यानी कि एक तिथि भी जारी किया जाए जहां पर सत्यापन होना है, स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा, यानी कि ये ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे, सारी चीजें होने के पश्चात जहां से आप फॉर्म भरेंगे या फॉर्म भराएंगे वहां आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जो ये प्रमाण पत्र मैं बताया हूं, इस प्रमाण पत्र की मूल कॉपी आपके पास होना चाहिए। जैसे 10वीं 12वीं की अंक सूची है, ये आपके पास रखेंगे ओरिजिनल, लेकिन साथ में फोटोकॉपी भी रखना, उसको जमा नहीं करेगा। देखिए, सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान आपको बता दिया जाएगा, वहां पर पहुंचना है। सत्यापन तिथि, स्थान, समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, आज सोशल मीडिया इतना तगड़ा है ना, अपने आप को आपको मालूम चल जाएगा कब पहुंचना है, ठीक, नहीं तो फिर जो लोग पहुंच सकते हैं यहां पहुंच जाइए। इस डैशबोर्ड से उससे अपने पात्रता या अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के लिए ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि सारी चीजें आपके जहां पर आपने फॉर्म भरा है उस डैशबोर्ड में पूरी जानकारी ये जो है क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जो लोग थोड़ा सा वीक है कंप्यूटर नॉलेज में, तो जहां से आप फॉर्म भराएंगे वहां से इनकी सूचना आप बराबर लेते रहिएगा। स्वीकृति प्रक्रिया, यानी कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। रोजगार विभाग द्वारा राज्य के सभी जनपद पंचायत और नगरीय निकाय के जो सीए होंगे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ होंगे, योजना के पोर्टल का यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतु उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी
यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर यानी कि सीओ और सीएमओ प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा गठित क्लस्टर का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। ये आपके काम का नहीं है, ये उनके लिए निर्देश है। ओके, इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड से वे अपने जनपद पंचायत नगरीय निकाय के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का सह पत्रों सहित डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकालेंगे। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टियों को भौतिक सत्यापन क्लस्टर, आवेदन के मूल प्रमाण पत्र, आवेदक द्वारा लाए गए आवेदन का प्रिंट आउट चेक करके उनको क्या करेंगे, मिलाएंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवेदकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिर से आपको दोबारा बुलाएंगे हुए। इसके लिए निर्धारित तिथि, समय, स्थान आदि की जानकारी प्रविष्टि ऑनलाइन पोर्टल जहां पर आपका है वहां पर आपको मिल जाएगा। और प्रविष्टि सत्यापन तिथि के कम से कम 3 दिन पूर्व करना अनिवार्य है। यह सूचना जो है, ये जो आपके नियम कानून है उनको निर्देशित किया गया है, जो संबंधित अधिकारी होंगे जो आपके आवेदन को स्वीकृत करेंगे। चलिए आगे की शर्तों को देखें। जहां पर सत्यापन होना है वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा तथा कम से कम 5 कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। इस हेतु उन आवश्यक स्कूल, कॉलेज, आईटीआई आदि संस्थानों का चयन किया जा सकता है जहां पर कंप्यूटर और इंटरनेट संबंधी सुविधा उपलब्ध है। आवेदकों की सुविधा के लिए बैठक, पेयजल, छाया आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। क्लस्टर स्तर पर गठित टीम आवेदक के आवेदन पत्र, अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों का सत्यापन चेकलिस्ट के अनुसार मूल प्रमाण पत्र के आधार पर करेंगे। इसकी पोर्टल में प्रविष्टि करते चलेंगे। क्लस्टर स्तर पर सत्यापन टीम द्वारा आवेदक के बेरोजगारी भत्ता हेतु पात्रता या अपात्रता संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र, ठीक, संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ या सीएमओ को प्रदान करेंगे। जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा क्लस्टर टीम के पोर्टल में की गई प्रविष्टि तथा सत्यापन प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र पाए गए आवेदकों का बैंक खाता का सत्यापन संबंधी बैंक मैनेजर से ईमेल के माध्यम से कराया जाएगा। यानी कि यह सब काम आपको नहीं करना है, ये उन अधिकारियों के लिए निर्देश है जो आपके सत्यापन को क्या दे रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं। ठीक, फिर भी जानना जरूरी है। जिन पात्र आवेदकों का बैंक मैनेजर से खाता का सत्यापन हो जाएगा उन आवेदकों का बेरोजगारी भत्ते का स्वीकृति आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी करेगा तथा आदेश को पोर्टल में अपलोड किया जाएगा। अपात्र आवेदकों के अपात्रता के कारण की भी पोर्टल में प्रविष्टि किया जाएगा, यानी कि जो पात्र होंगे उसका नाम पोर्टल में अपलोड होगा, जो अपात्र होंगे उसका नाम भी पोर्टल में अपलोड होगा और नाम अपात्र क्यों हुआ है उसका कारण भी यहां पर क्या होगा, प्रविष्ट होगा, जाना अनिवार्य होगा। जिन आवेदकों का बैंक खाता बैंक मैनेजर से सत्यापित नहीं होगा उन आवेदकों को उनके जिन आवेदकों का बैंक खाता बैंक मैनेजर से सत्यापित नहीं होगा उन आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर इस आशय की सूचना दिया जाएगा कि भाई आपका जो है सत्यापन नहीं हुआ है, बैंक खाता के सत्यापन उपरांत ही स्वीकृति आदेश किया जाएगा। ठीक, यानी कि आपको यह भी याद रखना है कि बैंक खाता से पहले आपका जो है सत्यापित होगा बैंक मैनेजर के द्वारा। यदि नहीं होता है तो आपको फोन पर सूचना दी जाएगी कि भाई ऐसी सी बात है, कुछ करो। क्लस्टर स्तर पर प्रमाण पत्रों का सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक, यानी कि जिस दिन सत्यापन होना है उस दिन कोई मान लीजिए गलती से अनुपस्थित हो गया, अपने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के जो सीओ या सीएमओ होंगे उनको आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार आवेदन करने वाले आवेदकों का मुख्यालय में सत्यापन हेतु बुलाया जा सकेगा। क्लस्टर एवं मुख्यालय दोनों जगह आयोजित सत्यापन प्रक्रिया में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक
बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। यानी कि एक बार आपको चांस मिलेगा, आप उस चांस में नहीं पहुंच सके तो दोबारा चांस जो आपको कहां मिलेगा, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीओ सीएमओ के ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बुलाए जाने पर आवेदकों को यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। आप जाके ये नहीं बोल सकते मोर का खर्चा हुई से मोला दे, ये नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जनपद पंचायत नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या सीओ या सीएमओ आवेदन करने वाले सभी आवेदकों का पृथक पृथक नस्ती संधारित करेंगे। इस नस्ती में आवेदक का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं एवं 12वीं का अंक सूची, जीवित रोजगार पंजीयन, पहचान पत्रक, आधार कार्ड आदि के फोटोकॉपी के साथ साथ क्लस्टर स्तरीय टीम का हस्ताक्षरित चेक लिस्ट, क्लस्टर स्तरीय समिति का सत्यापन प्रमाण पत्र, बैंक मैनेजर के बैंक अकाउंट का सत्यापन का पत्र, बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति या अस्वीकृति आदेश के प्रति रहेगा। यदि किसी आवेदक के अपात्रता या पात्रता पर कोई अपील या शिकायत है तो इस अपील या शिकायत पर कलेक्टर या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्णय के प्रति रखा जाना है। यानी कि यदि आप इस चीज का अपोज कर रहे हैं कि आप क्यों अपात्र हुए, तो आपके लिए व्यवस्था कहां पर है, कलेक्टर या उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा सुझाया जाएगा। अपील एवं शिकायत की प्रक्रिया एवं उसका निराकरण। मान लीजिए आप अपात्र हैं और अपील किए हैं, तब की स्थिति में क्या होना है। जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी बेरोजगारी भत्ता हेतु अपात्र की अनुशंसा किए गए आवेदक यदि इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो इसके विरुद्ध अधिकतम 15 दिन, याद रखिएगा 15 दिन, पोर्टल में सुसंगत तथ्यों सहित ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। आवेदक द्वारा किए गए अपील का निराकरण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक जांच कर अधिकतम 15 दिन में किया जाएगा। अपील पर लिए गए निर्णय के प्रति संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के सीओ या सीएमओ को प्रेषित किया जाएगा, जिससे वो पोर्टल में अपलोड करेंगे। यदि जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सीओ या सीएमओ अधिकारी द्वारा अपात्र आवेदक को पात्र कर दिया गया, यानी कि मान लीजिए पहले आप अपात्र हैं, फिर यदि आपको सीओ या सीएमओ पात्र कर देते हैं तो इसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कलेक्टर या उससे अधिकृत अधिकारी को सुसंगत प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि के साथ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर अधिकतम 15 दिवस में सुनवाई का निर्णय लिया जाएगा। निर्णय के प्रति संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय के सीओ या सीएमओ को प्रेषित किया जाएगा, जिसे वो पोर्टल में अपलोड करेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर आवेदक को बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। यदि मान लीजिए सीओ और सीएमओ आपको जो है पात्र दोबारा कर दिए, तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति चाहे तो आपके बारे में इसकी शिकायत कलेक्टर साहब को कर सकता है। कलेक्टर साहब जो है इसके निराकरण के लिए 15 दिन का समय लेंगे। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान, चलिए अब समय आ गया, खुशी का लहर दौड़ने वाला आपके अंदर। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राही को संचालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर द्वारा प्रति माह 2500 रुपए का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में प्रत्यक्ष हस्तांतरण, डायरेक्ट क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक, ओके। यानी कि आपको कहीं पर लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसका तुरंत मोबाइल से टुंक किया जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है। आवेदन करते समय आवेदक को अपना सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक का हो, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देना अनिवार्य हो। देख लो भाई, यदि गलती से दे दिए किसी और का तो मेरे में आ जाएगा। याद रखिएगा, अपना खुद का देना है और सही देना है। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सरकार को आप दोबारा जाके नहीं बोल सकते मैं तो करे रहे, कैसे नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बेरोजगारी भत्ता की अवधि, मान लीजिए आप पात्र हैं, अब आपको मिलना शुरू हो गया है 2500 रुपए हर माह। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र आवेदक को प्रथमतः 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हर महीने आपको जो है
₹2500 या साल भर का जो है पैसा मिलेगा ₹30,000। यदि हितग्राही विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन प्राप्त नहीं होता है तो इस अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि आप यदि पात्र हैं तो कंटिन्यूअसली 1 साल तक आपको ₹2500 बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा हर माह। 1 वर्ष के पश्चात यदि मान लीजिए आपको कोई जॉब प्राप्त नहीं होता है या दूसरा रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस अवधि को 1 साल जो है आपको क्या कर दिया और बढ़ा दिया। यानी कि सरकार भी आपको यह बताना चाह रहा है कि 2 साल है आपके पास, आप 2 साल तैयारी कर लीजिए, हर माह मैं आपको ₹2500 देता हूं, 2 साल बाद जो है आपको कोनो पैसा नहीं मिलने वाला है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो है परिभाषा बताया था, उसमें एक शब्द आया था कौशल परीक्षण। आइए उसी को समझते हैं। ठीक, जिन आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन हितग्राहियों को 1 वर्ष के समय अवधि में कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर भी दिया जाएगा। यानी कि सरकार यदि आपको बेरोजगार समझ के ₹2500 दे रही है तो उसके लिए आपको स्किल भी बनाएगी इस दौरान, और किसी भी फील्ड में जिसमें आप इंटरेस्टेड है यह सरकार जो ऑफर करेगा उसके लिए स्किल ट्रेनिंग भी होगा। ठीक, ओके। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी। यानी कि आपके साथ साथ सरकार भी जो है आपको क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि भाई ऐसे खाली मत बैठो, रोजगार के लिए कुछ करो। यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इंकार करता है, ये ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करता है तो बेरोजगारी भत्ता उसी दिन से बंद। इस संबंध में पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि जिला कौशल विकास द्वारा किया जाएगा। आवेदक द्वारा बेरोजगारी भत्ता के आवेदन में उल्लेखित व्यवसायों में से किसी एक व्यवसाय में कौशल विकास प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि उसमें आपको पोर्टल में सारी चीजें दी जाएगी, उसमें से किसी एक में जिसमें आप इंटरेस्ट हैं आपको जो है स्किल ट्रेनिंग मिलेगा। संबंधित जनपद पंचायत या नगरीय निकाय नियमित रूप से प्रत्येक 6 माह में क्या करेंगे, जो हितग्राही पात्र हैं जांच करेंगे कि अभी भी वो पात्र है कि नहीं है। यानी कि आपको रोजगार मिल तो नहीं गया, ये देखेंगे। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय पारित करेंगे। इनकी प्रविष्टि पोर्टल में होगा। इस स्थिति में रोजगार विभाग द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता की राशि प्रदान करना बंद कर दिया जाएगा। यदि बीच में मान लीजिए चेक किया जनपद पंचायत नगरीय निकाय और आपको रोजगार मिल गया है, यानी कि आप अपात्र होंगे, तो उसी समय सूचना दी जाएगी किसके द्वारा, इन निकायों के द्वारा। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राही को किसी प्रकार का रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त हो जाता है तो वह हितग्राही बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में इसकी स्वयं तत्काल प्रविष्टि करेंगे। यदि रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त होने की प्रविष्टि नहीं किया जाता है और अन्य माध्यम से सरकार को इसकी जानकारी होती है तो हितग्राही का बेरोजगारी भत्ता तत्काल बंद करने की प्रविष्टि पोर्टल में करेंगे और उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी किया जाएगा कि आपने सूचना क्यों नहीं दिया। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस योजना का नोडल विभाग कौन होगा। इस योजना के लिए नोडल यानी कि जो क्रियान्वयन करेगा वो कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग होगा, जो पहले में ही आपको मैं बता चुका हूं। पात्र हितग्राहियों को प्रति माह ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता का भुगतान संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा किया जाएगा। ओके। जिला स्तरीय समिति बेरोजगारी भत्ता योजना के व्यापक प्रचार प्रसार, प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का कार्य निम्नानुसार गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। एक समिति आगे जो उल्लेखित है वो बताने जा रहा हूं, वही जो है क्या करेगा, व्यापक प्रचार प्रसार करेगा, निरीक्षण करेगा, देखेगा। इसके संदर्भ में देखिए, इससे पहले याद रखिएगा हमारे जो कलेक्टर साहब हैं ये इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
जो जिला पंचायत का सीईओ होगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वो उपाध्यक्ष होगा। ठीक, उसके पश्चात ये सदस्य होंगे जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय के आयुक्त, ठीक, उप संचालक रोजगार, जिला रोजगार अधिकारी, ठीक, महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र, उप संचालक जिला संपर्क कार्यालय, लीड बैंक मैनेजर, सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण के सदस्य होंगे, प्राचार्य जो या सहायक परियोजना अधिकारी जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज का, जहां से आपका लाइवलीहुड कॉलेज है वहां का जो प्राचार्य या अधिकारी होगा वो भी इसका क्या होगा, मेंबर होगा। एट लास्ट याद रखिएगा, निर्वाचन संबंधी कठिनाइयों का निराकरण, यानी कि लास्ट में कौन देखेगा, उक्त निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई यदि उद्भूत होती है तो राज्य शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर विभाग का विनिश्चय अंतिम एवं क्या होगा, मान्य होगा। तो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित पात्र, अपात्र और कौन कौन सी शर्तें हैं, कैसा आवेदन होगा, कैसे स्वीकृत होगा, सत्यापन कहां करना है, सब हमने देखना है। ठीक, अब इसके पश्चात इस प्रकार के फॉर्म जो है आपको क्या कराया जाएगा, सबमिट कराया जाएगा। ये फॉर्म मैंने आपको पहले ही बोल चुका है कि इस प्रकार के फॉर्म जो है आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये सभी फॉर्म जो है आपको भराया जाएगा। आप इस फॉर्म को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पश्चात जो है इसको आप क्या करेंगे, फिल करते चलेंगे। यही फॉर्म का प्रारूप जो है आपको कहां मिलेगा, पोर्टल में मिलते जाएगा। ठीक, एट लास्ट में जो है आप याद रखिएगा कि आपको जो है इसमें कौशल विकास से संबंधित ये भी प्रमाण पत्र भरना होगा, याद रखिएगा। ठीक, यहां पर आपको साइन करेंगे और इस प्रकार से आप इसको प्रिंट आउट करके क्या करेंगे, जो प्रक्रिया बताया हूं उसको आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर इसको शेयर करें और लाइक करें। आगे बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और इस फॉर्म को भरकर हर महीने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करें। धन्यवाद।